हेलो स्टूडेंट्स हमने अपना लास्ट वीडियो में जो हमने अपने यूनिट 5 का स्टार्ट किया है उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग। तो हमने अपने लास्ट वीडियो में ये समझ लिया था कि व्हाट डू वी मीन बाय क्रिएटिविटी या व्हाट इज क्रिटिकल थिंकिंग। ये हमने थोड़ा एक ओवरव्यू उस वीडियो में ले लिया था। साथ ही साथ हमने ये भी पढ़ा था एक ओवरव्यू में कि व्हाट डू वी मीन बाय क्रिएटिविटी। नेक्स्ट हमने साथ के साथ ये भी पढ़ा था कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई दैट अ पर्सन इज क्रिएटिव और नॉट, या पर्सन हैज सम साइंस ऑफ क्रिएटिविटी और नॉट। फाइन। तो हम आज के इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम और आप ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज क्रिएटिव थिंकिंग। हम इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे? व्हाट इज क्रिएटिव थिंकिंग। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था कि क्रिएटिविटी क्या होती है, फिर हमने पढ़ा कि क्रिएटिव माइंड कैसे हमें पता चलेगा। अब हम ये पढ़ेंगे कि क्रिएटिविटी क्या होती है या फिर कैसे हमें पता चलता है कि इंसान की थिंकिंग जो है वो क्रिएटिव थिंकिंग है या नहीं है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं दैट व्हाट इज क्रिएटिव थिंकिंग। इफ वी स्टार्ट विद द फर्स्ट पॉइंट, तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि क्रिएटिव थिंकिंग इज द एबिलिटी टू कंसिडर समथिंग इन अ न्यू वे। यानी कि हम और आप जब किसी एग्जिस्टिंग चीज को एक रीस्केड्यूल कर या उस काम को अपनी सोच लगाकर एक नए तरीके से करते हैं तो उस चीज को हमारा क्रिएटिव थिंकिंग कहते हैं। ठीक है। इट माइट बी अ न्यू अप्रोच टू अ प्रॉब्लम। यानी कि कोई एग्जिस्टिंग चीज आपके सामने है और आप उस चीज को क्या कर रहे हो, आप उस चीज को और बेटर तरीके से उस काम को करने की कोशिश कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपके पास कोई प्रोग्राम है, कोई कंप्यूटराइज्ड प्रोग्राम है, ठीक है, आपने उसके बेटरमेंट के लिए और कुछ अच्छा किया। आपने एग्जिस्टिंग प्रोग्राम में कुछ और एप्लीकेशंस को इंडल्ज किया और उन एप्लीकेशंस की वजह से आपने और हमने क्या किया, उन चीजों को और एडवांसमेंट की तरफ वो चीज हम ले गए। एक और एग्जांपल इस चीज के लिए लेते हैं। हम लोग कंप्यूटर गेम्स खेलते हैं, आए दिन हम ये देखते हैं कि उसका जो लेवल है वो कुछ टाइम के बाद स्टेजेस जो है वो आपकी कुछ टाइम के बाद स्टेजेस क्या कर रही है, एडवांसमेंट की ओर अग्रसर हो रही है। यानी कि स्टेजेस में अपलिफ्टमेंट हो रहा है। यानी कि जो चीज है उसको और थोड़ा टफ या इजी या उसका कोई एडवांस्ड वर्जन बन रहा है। तो ये सब चीजें कैसी होती है? ये सब चीजें होती है आपकी किसी न किसी की सोच की वजह से। इसके पीछे किसी न किसी इंसान ने अपनी सोच को लगाया हुआ है, यानी कि अपनी क्रिएटिविटी को उसने शो ऑफ किया है। ये सब एडवांसमेंट किसी की सोच का ही नतीजा है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? ये एक रेजोल्यूशन भी हो सकता है। अब क्रिएटिविटी थिंकिंग में हम क्या कर सकते हैं? क्रिएटिव अगर हम किसी चीज को सोच को बनाते हैं तो हम किसी प्रॉब्लम को और अच्छी तरीके से सॉल्व अप कर सकते हैं, या तो फिर दो लोगों के बीच में जो भी झगड़ा हो रहा है उस झगड़े को हमारा सुलझा सकते हैं, या तो फिर कोई एक सेट चीज है उसके अंदर हम थोड़ा थोड़ा क्या कर सकते हैं, कोई ना कोई चेंज अप ला सकते हैं। द चेंज अप कैन बी इन द बेटर फॉर्म, इट इज नेवर डन इन द नेगेटिव फॉर्म। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। तो क्रिएटिव थिंकिंग क्या होता है? जैसे कि मैंने अभी भी आपसे कहा कि आपके पास कोई एग्जिस्टिंग चीज है, आपके पास कोई एग्जिस्टिंग सिचुएशन है, या आपके पास कोई भी चीज अवेलेबल है या कोई प्रॉब्लम है या सिचुएशन, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो जब आप उस चीज को एक अलग पहलू से देखते हैं, जब आप उस चीज को एक अलग नजरिए से सोचते हैं, यानी कि कोई प्रॉब्लम भी हो सकती है या तो कोई कंडीशन होती है, हम उसे एक न्यू पर्सपेक्टिव के उससे देख रहे हैं। न्यू पर्सपेक्टिव का मतलब क्या होता है? न्यू पर्सपेक्टिव का मतलब होता है उस चीज को हमारा नए पहलू से देख रहे हैं, यानी कि हम और आप उस चीज के अंदर कुछ ना कुछ बेटरमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो चीज आपकी क्रिएटिव थिंकिंग कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? दिस एबिलिटी मीन्स, क्रिएटिव थिंकिंग में जो हमारी काबिलियत होती है उसमें हम और आप क्या कहते हैं, जो भी हमारा करंट सिनेरियो है, यानी कि जो चीज अभी चल रही है उस चीज के अंदर हम अनयूजुअल फाइंड आउट करते हैं। जो चीज अच्छी नहीं है उस चीज को फाइंड आउट करते हैं, प्लस उसके यूनिक सॉल्यूशंस देते हैं। यूनिक मतलब जो कि बेस्टेस्ट है, जो कि वन है। ये हमें और भी मदद करती है कि हम और आप आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचिए। आउट ऑफ द बॉक्स मतलब
जैसे कहते हैं ना कि एक बॉक्स है, एक डिब्बा है, हम उसी के डिब्बे के अंदर रहते हैं, कहते हैं ना तुम इसके बाहर भी निकल के कुछ करो, इसके बाहर भी निकलकर कुछ चीज को सोचो। तो हम और आप, अगर हमारे पास क्रिएटिव थिंकिंग है तो हम और आप दुनिया में अवेलेबल चीजों के ऊपर काम करेंगे, लेकिन कुछ हटके, और उनके ऊपर हम और आप डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज को इम्प्लीमेंट कर अपने काम को करेंगे। जो भी चीजें मैं ये मार्कअप कर रही हूँ अलग अलग डिफरेंट कलर्स से, तो दिस शोज एंड सिंबलाइजेस कि कोई ना कोई चीज इसके अंदर इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है कि क्रिएटिव थिंकिंग आपकी वो थिंकिंग होती है जिसके अंदर हम और आप जो अनकॉमन सी चीजें होती है, जो कि मतलब यूनिक है या बहुत ज्यादा चीजें अवेलेबल नहीं है, उन आइडियाज को लेकर आते हैं और उन आइडियाज की मदद से हम अपनी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व अप करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर आप एक शेफ हैं, फॉर एग्जाम्पल आप कुकरी में आपका इंटरेस्ट है या कुकरी के फील्ड में, कुकिंग में आपका इंटरेस्ट है और आप एक शेफ हैं, मान लीजिए आप कोई डिश प्रिपेयर कर रहे हैं, उसमें कोई इंग्रेडिएंट एक्स्ट्रा हो गया, ठीक है, कोई इंग्रेडिएंट एक्स्ट्रा हो गया, या आपने जब उस डिश को टेस्ट किया तो उसमें आपको कुछ यम्मीनेस या कोई आपकी टेस्ट बड्स ने उसको पास्ड अप नहीं किया, तो आपने उसके अंदर जो एग्जिस्टिंग डिश थी आपने उसी को इम्प्लीमेंट करके चीज को बनाया, लेकिन जब आपको उस चीज में मजा नहीं आया तो आपने अपने फ्लेवर्स, अपने सेल्फ फ्लेवर्स उसके अंदर ऐड ऑन कर दिए। यानी कि आपने क्या किया, आपने आउट ऑफ द बॉक्स जाके सोचा, एग्जिस्टिंग चीज को कुछ अलग हटके किया, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि आपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया, कि वो उसके अंदर आपने टेस्ट को इनकलकेट कर दिया। ये तो एक मैंने नॉर्मल शेफ का एग्जांपल लिया। आपकी कोई ना कोई जो भी प्रोफेशनल लाइन है या जिस भी प्रोफेशन में आप लोग हैं, तो उसके अंदर भी ऐसा होगा कि जब भी हमारा कोई काम करते हैं तो कोई ना कोई सिचुएशन हमारी लाइफ में ऐसी आती है जिसमें नॉर्मल आदमी क्या करेगा ये नहीं सोचना है, आप हटके क्या कर सकते हैं, अपना बेस्टेस्ट उस चीज के अंदर क्या दे सकते हैं, ये चीज हमको सोचकर उस काम को करना है। यानी कि आपको उसके अंदर अपनी इमेजिनरी, अपनी स्किल्स को इनकलकेट कर उस चीज को और बेटर सक्सेसफुल बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या कहता है, अगर हम क्रिएटिविटी की बात करें तो क्रिएटिविटी आपकी दो तरीके की हो सकती है। पहली हो सकती है आपकी डाइवर्जन थिंकिंग और दूसरी हो सकती है आपकी कन्वर्जन थिंकिंग। अब क्वेश्चन आता है कि कन्वर्जन थिंकिंग क्या होती है और ये डाइवर्जन थिंकिंग क्या होती है। हमें ये तो पता चल गया कि ये दोनों चीजें क्रिएटिविटी का एक पार्ट है या क्रिएटिविटी इन दोनों चीजों के अंदर होती है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि एग्जैक्टली हम कन्वर्जन थिंकिंग क्या होती है और एग्जैक्टली डाइवर्जन थिंकिंग क्या होती है। तो कन्वर्जन और डाइवर्जन थिंकिंग पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट्स हैं, ये दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। दोनों ही कॉन्सेप्ट्स को एक ही व्यक्ति ने दिया है, लेकिन दोनों ही कॉन्सेप्ट्स के अंदर उसने अपोजिट बात बोली है। बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने अभी भी आपको बताया था, जो आपकी कन्वर्जन थिंकिंग है, अभी मैंने ये नहीं बताया कि एग्जैक्टली ये थिंकिंग क्या है, बट मैंने आपको ये बताया कि ये दोनों थिंकिंग एक दूसरे के ऑपोजिट है। इस थिंकिंग में क्या होता है कि जो कन्वर्जन थिंकिंग होती है, सबसे पहले वो शब्द जो है ये कन्वर्जेंट, ये नाम किसने दिया, यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है आप देख सकते हैं, पॉइंट बाय। क्वेश्चन आता है दैट व्हाट डू वी मीन बाय पॉइंट बाय। पॉइंट बाय एक इंग्लिश का अच्छा टर्म है जिसका मतलब होता है गिवन बाय। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो कन्वर्जन थिंकिंग नाम का शब्द है, ये एक व्यक्ति ने दिया था, जिस व्यक्ति का नाम क्या है, जॉय पॉल वुल्फोर्ड, ठीक है। उसी ने ही क्या किया है, he was the only person who point का मतलब given the term for the opposite way of thinking, that is divergent thinking। कहने का मतलब ये है कि जॉय पॉल वुल्फोर्ड ने ही ये दोनों नामों को दिया था, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। ये दोनों नाम उसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए हैं, ठीक है। और ये इसका ऑपोजिट है, यानी कि कन्वर्जेंट का ऑपोजिट क्या है, डाइवर्जेंट। अब क्वेश्चन ये आता है कि कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या होता है और डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है। आगे बढ़ने से पहले बताती हूँ, जब हम और आप किसी भी काम को करते हैं, उस काम को करने के लिए आप विज्ञान के लॉजिक, साइंस के फैक्ट्स एंड फिगर्स इंप्लीमेंट करते हैं, अप्लाई करते हैं, और उस चीज का एक ही सॉल्यूशन होता है, उस चीज का आपका एक ही सॉल्यूशन होता है।
उस चीज को हमारा कन्वर्जेंट थिंकिंग कहते हैं। और डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? जब हम काम को करते हैं लेकिन उस चीज के अंदर हम लॉजिक नहीं लगाते हैं, कोई भी साइंस के फैक्ट्स और फिगर्स का इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते हैं, हम और आप उस काम को अपने दिमाग से करते हैं, सारे पैरामीटर्स के को ध्यान में रखकर करते हैं, और जब उनका हम आंसर निकालते हैं तो आंसर बहुत सारे आंसर्स उस चीज के हो सकते हैं, कोई एक पर्टिकुलर आंसर उस चीज के लिए सूटेबल नहीं होता है। वो चीज आपकी होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। दोबारा बताती हूँ, दोनों ही चीजें एक ही व्यक्ति ने दी थी, कंसेप्ट जिसका नाम था जॉय पॉल गिलफोर्ड, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। अगर मैं कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करूं तो कन्वर्जेंट थिंकिंग आपकी वो थिंकिंग होती है जिसके अंदर हमारा क्वेश्चन अगर हमें मिल जाता है तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं लॉजिक लगाकर, और लॉजिक लगाने के बाद उस क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर हो सकता है, एक से ऊपर आंसर उस क्वेश्चन के नहीं होते हैं। अब देखते हैं इसके अंदर एग्जैक्टली थ्योरी के में क्या लिखा हुआ है। जैसे कि मैंने अभी भी आपको पहला पॉइंट तो मैंने बता दिया, सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि कन्वर्जेंट थिंकिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर व्हाट वी डू वी सीक, सीक का मतलब होता है खोजना, आउट द राइट, जो मतलब बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन है बहुत सारी पॉसिबिलिटीज में से। आपके पास बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं लेकिन आप उसमें से सिर्फ एक आंसर चूज अप करते हो जो बेस्टेस्ट आंसर उस क्वेश्चन का हो सकता है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इसका थर्ड पॉइंट है उसमें क्या कह रहे हैं, इट फॉलोज लॉजिकल स्टेप्स टू रीच वन करेक्ट सोल्यूशन, यानी कि हम और आप सोल्यूशन पर जो भी क्वेश्चन आपको दिया गया है उस क्वेश्चन का जो भी हम आंसर सोल्यूशन खोजने की कोशिश करेंगे उसके अंदर हम लॉजिक लगाएंगे, यानी कि इलॉजिकल काम हम और आप नहीं करेंगे। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम कोई ना कोई साइंस का फैक्ट्स और फिगर का यूज अप जरूर करेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है थिंकिंग लीड्स टू, कोई क्वेश्चन आपको मिला, आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सॉल्व किया और उस क्वेश्चन का सिर्फ एक ही आंसर होगा। उस क्वेश्चन के कितने आंसर होंगे? ओनली वन आंसर। फॉर एग्जाम्पल आस्किंग अ मैथ्स क्वेश्चन, क्या मैथ्स में एक क्वेश्चन के दो आंसर्स हो सकते हैं? आई डोंट थिंक सो। कोई क्वेश्चन आपके पास है, अगर आप एक क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं दैट विल बी डिफरेंट फॉर्मूला, तो अगर अलग अलग फॉर्मूले से सॉल्व करने में उस क्वेश्चन के आंसर्स अलग अलग आ रहे हैं दैट मींस यू आर रॉन्ग। तो सीधा सीधा मैथ्स का फंडा क्या कहता है कि एक क्वेश्चन का एक ही आंसर हो सकता है, दूसरा आंसर शायद ही कोई क्वेश्चन ऐसा होता हो, टॉपिक ऐसा हो जिसमें एक क्वेश्चन के दो आंसर्स। तो ये क्या हुआ कि जब आपने अपना लॉजिक लगाया और एक क्वेश्चन का एक ही आंसर निकला तो वो होता है आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग। अब क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डाइवर्जेंट थिंकिंग। तो जैसा कि हमने पहले पढ़ा था कन्वर्जेंट का ऑपोजिट होता है डाइवर्जेंट। अगर हमने इसमें लॉजिक लगाया था तो इसमें कोई लॉजिक नहीं लगाएंगे, इसमें एक क्वेश्चन का एक आंसर था तो इसमें एक क्वेश्चन के मल्टीपल आंसर्स होंगे, इसमें हम टेक्निकली काम करते थे, इसमें हम नॉन टेक्निकली काम करते हैं। आप कह सकते हैं कि कन्वर्जेंट थिंकिंग हम टेक्निकल सब्जेक्ट्स में लगाते हैं और नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स में हमारा डाइवर्जेंट थिंकिंग लगाते हैं। अगर हम डाइवर्जेंट थिंकिंग को पढ़ना शुरू करें तो डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या कहता है? डाइवर्जेंट थिंकिंग आपकी वो थिंकिंग होती है जिसमें वो, पहली बात तो किसने नाम दिया, नाम से पता चल रहा है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग नाम का टॉपिक आपका जॉय पॉल गिलफोर्ड ने किया, कैसे पता चला? यहाँ पे लिखा हुआ है। दूसरा, इसकी थ्योरी में देखते हैं कि डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होता है। ये एक ऐसी तरीके की सोच होती है जिसमें जब हम लगाते हैं किसी क्वेश्चन के लिए तो उसमें बहुत सारे आइडियाज निकलते हैं और जिसमें मल्टीपल सॉल्यूशंस निकलते हैं। जिसमें मल्टीपल सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? एक चीज के बहुत सारे जवाब या सॉल्यूशंस निकलते हैं, जबकि इसमें क्या था? ओनली वन आंसर, यानी कि ओनली वन सॉल्यूशन। मल्टीपल सॉल्यूशंस निकलते हैं एक किसी सिंगल प्रॉब्लम के, और कन्वर्जेंट थिंकिंग में क्या था कि सिंगल प्रॉब्लम के बहुत सारे सॉल्यूशंस निकलते हैं। अगर मैं आपसे डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करती हूँ तो डाइवर्जेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? डाइवर्जेंट वर्ड का मतलब होता है कि जब हम और आप किसी भी क्वेश्चन को डिफरेंट डायरेक्शन से इवैल्यूएट करते हैं, जब हम एक चीज को अलग अलग पहलुओं से नापेंगे तो शायद उस चीज का एक आंसर नहीं निकल सकता। अगर आप किसी भी नजरिए को, किसी भी चीज को एक ही नजरिए से देखेंगे तो शायद एक आंसर होगा,
लेकिन अगर हम किसी भी चीज को अलग अलग पहलुओं से देखेंगे तो अलग अलग लोगों का अलग अलग टाइम पर अलग अलग ओपिनियन उस चीज के बारे में रहेगा। इसका मतलब क्या होता है, एक सिंगल प्रॉब्लम का बहुत सारे रिजल्ट्स जब आप निकाल के देते हैं तो वो आपका होता है डाइवर्जेंट थिंकिंग का रिजल्ट। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, देयर इज नॉट वन करेक्ट सोल्यूशन। जैसे कि यहाँ पे क्या कह रहा था, एक क्वेश्चन एक आंसर, यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन करेक्ट सोल्यूशन एक हो ही नहीं सकता। मेनी पॉसिबल सोल्यूशंस, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, मेनी पॉसिबल सोल्यूशंस, एक चीज के बहुत सारे सोल्यूशंस होते हैं, जबकि यहाँ पे क्या था, एक चीज का एक आंसर। और डाइवर्जेंट थिंकिंग में क्या होता है, एक चीज के बहुत सारे सोल्यूशंस होते हैं। ठीक है, ये हो गया, मल्टीपल सोल्यूशंस होते हैं। अब हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं ताकि हम इस चीज को और अच्छी तरीके से समझ पाए। तो इसका आंसर क्या है कि ऐसे टाइप क्वेश्चन, अब अगर आपको मैथ्स का क्वेश्चन दे दिया जाए तो शायद एक क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा, लेकिन अगर आपको थ्योरेटिकल कोई क्वेश्चन दे दिया जाए तो शायद उसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने आपको कन्वर्जेंट थिंकिंग की बात करनी है तो कन्वर्जेंट थिंकिंग क्या थी, कन्वर्जेंट थिंकिंग आपकी वो थिंकिंग थी जिसमें हम लॉजिक लगाते थे, मैथ्स लगाया, टेक्निकल सब्जेक्ट्स लगाए। अब अगर नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स की बात कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं सॉफ्ट स्किल की सब्जेक्ट की बात कर लेती हूँ, मैंने आपको क्वेश्चन दिया व्हाट इज कम्युनिकेशन। अब व्हाट इज कम्युनिकेशन के अंदर आप व्हाट भी लिख सकते हैं, आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, डेफिनेशन में व्हाट नहीं लिखेंगे लेकिन व्हाट में डेफिनेशन लिख सकते हैं। व्हाट इज कम्युनिकेशन अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप उसके अंदर कम्युनिकेशन के टाइप भी लिख सकते हैं, उसके बैरियर्स भी लिख सकते हैं, उसके काइंड्स भी लिख सकते हैं, और 7 C's भी लिख सकते हैं, पर्पस लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंस लिख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हैं। दैट मींस ओपन एंडेड क्वेश्चन हो गया। और ऊपर वाले में क्लोज एंडेड क्वेश्चन था, मैथ्स में आप सब कुछ तो नहीं लिख सकते, अगर क्वेश्चन में प्लस करने के लिए कहा गया है तो प्लस ही करेंगे, माइनस नहीं कर सकते। तो जो एक क्वेश्चन जिसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं, एग्जाम्पल ऐसे टाइप क्वेश्चन होते हैं जिसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं, वो नतीजा होता है आपके डाइवर्जेंट थिंकिंग का। ब्रेनस्टॉर्मिंग सब जानते हैं क्या होती है, तो ब्रेनस्टॉर्मिंग की अगर हम बात करते हैं तो ब्रेनस्टॉर्मिंग जो होता है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग का पार्ट होता है, क्योंकि एक पैरामीटर को तो हम इवैल्यूएट नहीं करते ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब अगर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग की बात करते हैं तो जब भी हम किसी भी चीज की, कोई भी इंसान ब्रेनस्टॉर्मिंग करता है तो उसके बहुत सारे सॉल्यूशंस निकल के आते हैं। ठीक है, जिसके अंदर कुछ सॉल्यूशन सही भी हो सकते हैं, कुछ गलत भी हो सकते हैं, कुछ हमारे पहचान के भी हो सकते हैं, और कुछ बहुत ज्यादा वियर्ड मतलब बकवास सॉल्यूशंस भी हो सकते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर बहुत सारे सॉल्यूशंस किसी भी क्वेश्चन के हो सकते हैं, आंसर्स बहुत सारे हो सकते हैं, और शायद सभी आंसर्स भी सही हो सकते हैं अपने अपने नजरिए से या अपने अपने डायमीटर पर या पैरामीटर पर, लेकिन ऊपर वाले कन्वर्जेंट में एक क्वेश्चन का एक ही आंसर सही होगा। अब अगर मैं कंसेप्ट की बात करूं डाइवर्जेंट थिंकिंग के, तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग का कंसेप्ट है वो 1950 में साइकोलॉजिस्ट जेपी गुलफोर्ड ने दिया था। जेपी गुलफोर्ड का मतलब क्या हुआ, जेपी गुलफोर्ड का मतलब हुआ आपका जॉय पॉल गुलफोर्ड ने ये कॉन्सेप्ट आपके और हमारे लिए पढ़ने के लिए दिया था। और उसने क्या कहा था कि डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है क्रिएटिविटी का। क्रिएटिविटी कभी भी कन्वर्जेंट थिंकिंग से नहीं हो सकती, एक चीज एक सोल्यूशन। कैसे क्रिएटिविटी दिखाओगे भाई, क्रिएटिविटी होती है जब आप चीजों को अलग अलग नजरिए से करते हैं, बहुत सारी चीजें आप करते हैं, वो चीज क्रिएटिविटी है। एक चीज करना कोई क्रिएटिविटी थोड़े ना है। ठीक है, आगे क्या कहता है, जो टर्म डाइवर्जेंट है, अगर हम डाइवर्जेंट शब्द की बात करें, दिया तो जेपी गुलफोर्ड ने था, लेकिन डाइवर्जेंट शब्द का मतलब क्या होता है, डाइवर्जेंट शब्द का मतलब होता है किसी भी काम को करना अलग अलग डायरेक्शंस को देखकर, अलग अलग डायरेक्शंस में जाकर। अब इसका मतलब ये नहीं कि ईस्ट एंड नॉर्थ साउथ में जाके, अलग अलग डायरेक्शंस का मतलब क्या होता है, अलग अलग पैरामीटर्स पर इवैल्यूएट करना। ठीक है, प्लस ओपनिंग द माइंड इन वेरियस डायरेक्शन, मतलब आप अपने दिमाग को हर नजरिए से उस चीज के बारे में हर कोने से सोचना कि इसमें क्या पॉजिटिव हो सकता है, क्या नेगेटिव हो सकता है, क्या इसके लूप होल्स हो सकते हैं, सब कुछ देखना, और उसके देखने के बाद मल्टीपल सॉल्यूशंस किसी भी प्रॉब्लम के निकालना। अगर मैं आपसे डाइवर्जेंट थिंकिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करती हूँ, ठीक है, तो डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है वो आपकी स्पॉन्टेनियस होती है। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या होता है, स्फूर्ति से भरपूर होती है। आप ये कह सकते हैं
कि जो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि डाइवर्जेंट थिंकिंग में हम अलग अलग पहलुओं पर फोकस आप करते हैं। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है उसमें आप स्पॉन्टेनियस तरीके से भी बहुत ज्यादा काम कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट डू वी मीन बाय स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि कोई भी चीज आप प्लान्ड अप वे में नहीं करते, ठीक है, आप एंड रैंडम करते हो, स्फूर्ति से भरपूर होकर करते हो। आप कह सकते हो कि अनियोजित तरीके से करते हो। आप कह सकते हो कि जिस काम को हम और आप बिना प्लानिंग के करते हैं, स्पॉन्टेनियस वो चीज आपकी कहलाती है। अगर हम डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात कर लेते हैं तो डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है आपकी, डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंदर हम और आप नॉन लीनियर तरीके से भी काम करते हैं। क्वेश्चन आता है कि व्हाट डू वी मीन बाय नॉन लीनियर। नॉन लीनियर का मतलब होता है जब आप किसी भी काम को करते हो और एक स्टेज से दूसरे स्टेज पे जाते हो, बट किसी भी लॉजिक का इस्तेमाल उस काम को करने के लिए आप और हम नहीं करते। अगर इन फिगर की बात हम कर लेते हैं, ये आपको ह्यूमन माइंड्स नजर आएंगे, ठीक है, ये आपको ह्यूमन माइंड्स नजर आएंगे। और अगर हम ह्यूमन माइंड की बात कर लेते हैं तो ह्यूमन माइंड जो है आपका वो डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग में होता है। अगर हम और आप बात करें इन फिगर्स की, या ये ह्यूमन माइंड क्या कहना चाहता है, ठीक है, तो ये ह्यूमन माइंड ये कहना चाहता है, अगर आप राइट हैंड साइड वाले में देखेंगे तो एक है आपका कन्वर्जेंट थिंकिंग का और एक है आपका डाइवर्जेंट थिंकिंग का। क्या कोई मुझे बता सकता था इनमें से कि दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर ये है कि कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट दोनों में ही ये डिफरेंस आ रहा है कि एक थिंकिंग में हम और आप लॉजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि ये ब्लू वाले में है आपका, ठीक है, और यहाँ पे हम और आप डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हम आप लॉजिक का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो देखेंगे यहाँ पर अगर हमने कोई भी क्वेश्चन लिया तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लॉजिक का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर अगर हमने कोई भी क्वेश्चन लिया तो उस क्वेश्चन को इस्तेमाल करने के लिए हम इमेजिनेशन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अब अगर हम वहां पे बात करते हैं कि दोनों में क्या वो हो रहा है, तो ये कह रहा है कि ये जो फैक्ट है, आप देखिए कोई भी क्वेश्चन को हमें ये मतलब कोई क्वेश्चन आपको दे रखा है, उसका जो क्वेश्चन का आंसर है उसको सॉल्व करने के लिए आपने लॉजिक लगाया, ठीक है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमने लॉजिक लगाया, ठीक है, और लॉजिक लगाया हमने, तो लॉजिक लगाने के पीछे हमारे उसके हमने बहुत सारे फैक्ट्स लगाए, ठीक है, उस फैक्ट्स के बेसिस पर ही हम और आप उस क्वेश्चन के आंसर को खोजने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो उस चीज को हम और आप क्रिटिकल और वर्टिकल एनालिसिस भी कह सकते हैं, ठीक है, उस चीज को हम और आप क्रिटिकल वर्टिकल एनालिसिस भी कह सकते हैं, और हम और आप उस चीज के एक ही क्वेश्चन के मतलब क्वेश्चन का ओनली वन आंसर होगा, हमने जो भी क्वेश्चन दिया उसके पीछे हमने लॉजिक लगाया, प्लस उसको सारे पहलुओं से मापा और आंका, और मापने के बाद हमने उसका सिर्फ एक ही आंसर निकाला, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर हमने और आप में उस चीज का आंसर जो है एक ही उस पे निकाला, ठीक है। अब अगर हम डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करते हैं तो डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या कहती है? डाइवर्जेंट थिंकिंग ये कहती है कि हमने कोई भी क्वेश्चन का जो सोल्यूशन निकाला, ठीक है, उसके पीछे हमने अपनी इमेजिनेशन लगाई, हमने अपने आइडियाज को लगाया, और उस क्वेश्चन का हमने जब अलग अलग पैरामीटर्स पर एनालिसिस किया, इंटरप्रिटेशन किया, तो उस क्वेश्चंस के बहुत सारे अपने आइडिया लगाने के बाद आंसर निकल के आए, यानी कि उसके बाद मल्टीपल सॉल्यूशंस आए, और इसमें क्या था, उस क्वेश्चन के पीछे हमने जब बहुत सारे फैक्ट्स लगाए तो एक ही आंसर निकल के आया, और इसमें क्या हुआ, उस क्वेश्चन पर हमने बहुत सारे पहली बार तो कोई साइंस का फॉर्मूला नहीं लगाया, तो हमने अलग अलग पैरामीटर्स पर इसको इवैल्यूएट किया, तो उसका आंसर बहुत सारे निकल गए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम टेम्परेचर निकाल रहे हैं या वेदर को पता कर रहे हैं, तो मैंने कहा मान लीजिए मुझे नापना है कि आज टेम्परेचर कैसा है बाहर, तो मैंने नॉर्मल अगर डाइवर्जेंट थिंकिंग की बात करूं, मैंने किसी से पूछा आज टेम्परेचर कैसा है, कोई कहेगा थोड़ी गर्मी है, कोई कहेगा थोड़ी सी गर्मी तो है बट चल जाएगी, कोई कहेगा कि थोड़ी सी गर्मी है बट बिल्कुल भी नहीं मेरे से चल पा रही है, लेकिन एग्जैक्टली ये थोड़ी गर्मी कितनी है ये वर्ड हम इसका सोल्यूशन हम नहीं निकाल पा रहे, लेकिन यहाँ पे क्या है, इसमें हम निकाल पाएंगे डाइवर्जेंट थिंकिंग में। कैसे निकाल पाएंगे हम डाइवर्जेंट थिंकिंग में? हम उसके ऊपर कोई फॉर्मूला लगा देंगे और हमें उसका एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा कि थोड़ी मतलब कितनी गर्मी हमारे पास है, फीवर है, थोड़ा सा फीवर है,
थोड़ा सा फीवर है, हो सकता है इतना हो सकता है उतना हो, लेकिन एग्जैक्ट कितना है हमें पता नहीं। कोई कह रहा है 102 है, कोई कह रहा है 101 है, कोई कह रहा है 103 है, बराबर क्या है एग्जैक्ट हमें नहीं पता। लेकिन इससे क्या है, जब हम थर्मामीटर का इस्तेमाल करेंगे, लॉजिक लगाएंगे, तो हमें एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि फीवर कितना है। तो ये क्या है, इसको हमारा क्रिएटिव या हॉरिजॉन्टल थिंकिंग भी कहते हैं, क्योंकि हम एक ही क्वेश्चन को एक ही लेवल में पता करते हैं। हॉरिजॉन्टल के बारे में हम जानते हैं सेम लेवल, जिसको हम लेटरल भी कहते हैं। हॉरिजॉन्टल का दूसरा नाम लेटरल भी होता है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि हम और आप, ये यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये यहाँ पर हम लॉजिकल वे में सोचते हैं, यहाँ पे हम और आप इलॉजिकल वे में उस चीज को सोचते हैं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जिसका नाम है आपका एलिमेंट्स ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग, यानी कि डाइवर्जेंट थिंकिंग के कितने एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ पे इतने सारे पॉइंट्स दे रखे हैं डाइवर्जेंट थिंकिंग के एलिमेंट्स की। अब अगर मैं आपके सिलेबस की बात करूं, एलिमेंट्स का मतलब होता है पार्ट्स। आपके सिलेबस में सिर्फ 3 ही पॉइंट्स हैं जो दे रखे हैं सिलेबस के अंदर, ठीक है। तो हम और आप, मैंने क्या किया है, इसके अंदर नाम तो सारे दिए डाइवर्जेंट थिंकिंग के एलिमेंट्स को, लेकिन मैंने सिर्फ एक्सप्लेन 3 ही पॉइंट्स किए हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने आज क्या क्या पढ़ा, इस वीडियो में हमने ये पढ़ा एग्जैक्टली व्हाट डू वी मीन बाय क्रिएटिव थिंकिंग। फिर हमने ये पढ़ा कि क्रिएटिव थिंकिंग 2 तरीके की होती है, पहली होती है कन्वर्जेंट थिंकिंग और दूसरी होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग दोनों ही एक ही व्यक्ति ने दिए थे, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। अगर समराइज करने के लिए कहूँ तो कन्वर्जेंट थिंकिंग और डाइवर्जेंट थिंकिंग में सिर्फ यही डिफरेंस है कि हम किसी भी प्रॉब्लम को जब सॉल्व करते हैं, लॉजिक लगाते हैं और उसका एक आंसर आता है, तो कन्वर्जेंट है। हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, कोई लॉजिक नहीं लगाते हैं, आंसर बहुत सारे हो सकते हैं जो कि टेंटेटिव है, एग्जैक्ट नहीं है, वो चीज आपकी डाइवर्जेंट थिंकिंग कहलाती है। तो इस वीडियो में हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं। ये फिगर को ध्यान रखिएगा, अगर आपको कहीं भी कुछ भी आंसर लिखना हो तो आप इस फिगर के बेसिस पर उस चीज को लिख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम अपना नया टॉपिक स्टार्टअप करेंगे, जिस टॉपिक का नाम आपका होगा एलिमेंट्स ऑफ डाइवर्जेंट थिंकिंग, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम होगी तो डू लेट मी नो।